उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग से सुरक्षित और सकुशल निकले सभी 41 श्रमवीर। केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ ही सेना, विभिन्न संगठनों ने दिया मिशन में योगदान। तेलंगाना में थमा चुनावी शोर। प्रचार के अंतिम दिन बीआरएस, भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। 30 नवंबर को होगा मतदान। देश भर में अनवरत जारी है विकसित भारत संकल्प यात्रा। 2 सप्ताह से भी कम समय में 20 लाख लोगों ने लिया हिस्सा। 16 लाख से अधिक लोगों ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ली शपथ। गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन। एंडलेस बॉर्डर को मिला गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। माइकल डगलस को प्रदान किया गया सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। इजराइल हमास के बीच बुधवार तक बढ़ा अस्थायी संघर्ष विराम। दोनों पक्षों की ओर से बंधकों और कैदियों की रिहाई जारी। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र समेत विभिन्न देशों ने जताई खुशी। गाजा में मानवीय सहायता का पहुंचना जारी। तीसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 विकेट से दी मात। ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया शतक। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से टीम इंडिया आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। मंगलवार को पूरे देश के लिए मंगलमयी खबर सामने आई। केंद्र और उत्तराखंड सरकार के सशक्त नेतृत्व और रेस्क्यू टीमों के अथक परिश्रम से ऑपरेशन सिलक्यारा फतेह कर लिया गया। सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमवीरों को 17वें दिन सकुशल बाहर निकाल लिया गया। टनल में फंसे 41 श्रमवीरों को प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ शिफ्ट किया गया। बाहर निकलने वाले प्रत्येक श्रमवीरों को शॉल उड़ाकर और माला पहनाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। रेस्क्यू टीमों ने रेड होल माइनिंग और सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की और श्रमवीरों को एक पाइप के जरिए बाहर निकाला। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में 12 नवंबर को भू धंसाव होने से 41 श्रमिक सुरंग में ही फंस गए थे। घटना की सूचना मिलते ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। सुरंग में लगभग 50 मीटर ड्रिलिंग के बाद सरिया सामने आने के कारण इस मशीन में भी खराबी आ गई। फिर हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया। राज्य और केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां, अधिकारी और कर्मचारी 17वें दिन तक पूरी तन्मयता और मनोयोग से रेस्क्यू में जुटी रही। मुख्यमंत्री धामी निरंतर स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही रेस्क्यू टीमों की हौसला अफजाई करते हुए दिखे। इसी का फल रहा कि ये मिशन सफल हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आरवीएनएल, एसजेवीएनएल, ओएनजीसी, आईटीबीपी, एनएचएआईडीसीएल, टीएचडीसी, उत्तराखंड राज्य शासन, जिला प्रशासन, भारतीय थल सेना, वायुसेना समेत तमाम संगठनों, अधिकारियों और कर्मचारियों की अहम भूमिका रही। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमवीरों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के लिए चिन्याली सौड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया। जरूरत पड़ने पर उन्हें भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश एम्स भेजने की भी तैयारी की गई है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी देवेंदु मोंडल। 41 मजदूर जो पिछले 17 दिन से सिलक्यारा टनल में फंसे हुए थे, उनको आज देर शाम को निकाला गया है और एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो 17 दिन तक चला, उसके बाद जो 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया है, उनको ये जो एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर लाया गया है। कम से कम 10 एम्बुलेंसेस अंदर जा चुकी है। 41 मजदूरों को लेकर इसी प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे इनकी जो प्राइमरी हेल्थ है वो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन लोग मॉनिटर करेंगे और 48 घंटे तक उनको इसी प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है वहाँ पे उनको रखा जाएगा। यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे
जो कि यहाँ उत्तरकाशी के बड़े अधिकारी है वो भी मौके पे मौजूद है और पूरी सुरक्षा की जो कि इस पूरे अस्पताल को एक मेकशिफ्ट अस्पताल के तौर पे तब्दील किया गया है और जो कि एक प्राथमिक हेल्थ सेंटर है उनको एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल के तौर पे यहाँ पे तब्दील किया गया है और इन मजदूरों को अगले 48 घंटे तक इसी पर्टिकुलर सेंटर पे इनको रखा जाएगा और उसके बाद उनको अगर कोई और दिक्कत डॉक्टर जो इनकी चिकित्सा कर रहे हैं यहाँ पे उनको लगे तो उनको इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर चिनूक के थ्रू ऋषिकेश एम्स में भेजा जाएगा। दिव्येंदु मंडल विद कैमरा पर्सन जगमोहन, डीडी न्यूज के लिए उत्तरकाशी से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा कि मुझे ये जानकर राहत और खुशी महसूस हो रही है कि उत्तराखंड में एक सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को बचा लिया गया है। बचाव प्रयास को बाधाओं का सामना करना पड़ा। 17 दिनों से अधिक तक मजदूरों को पीड़ा सहनी पड़ी। ये मानव सहन शक्ति का एक प्रमाण है। मैं उन टीमों और सभी विशेषज्ञों को बधाई देती हूं जिन्होंने इतिहास के सबसे कठिन बचाव अभियानों में से एक को पूरा करने के लिए अविश्वसनीय धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ काम किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। और वहीं उन्होंने कहा कि इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में सफल बचाव अभियान में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए कहा कि इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, भारत संस्थाओं को मैं धन्यवाद करता हूं। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन के बिना यह संभव नहीं होता। उन्होंने अभी मुझसे बात की और निर्देश दिया कि सभी का मेडिकल चेकअप किया जाए और उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रमिक एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, इसलिए हम डॉक्टरों की सलाह के अनुसार काम करेंगे। पहले उन्हें चिकित्सकीय देखरेख में रखा जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं,
उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सशर्त सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि हमारे देश में जिस भी समय हमें जरूरत पड़ी वो प्रधानमंत्री ने वहां पर मुहैया करवाई। उन्होंने कहा कि जितने साधन जुटाए गए हैं इतने साधन किसी और ऑपरेशन के लिए नहीं जुटाए गए होंगे। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, मैंने पहले दिन जब आप लोगों से बात की थी मैंने एक ही चीज कही थी, हमारा एक ही लक्ष्य है इनको सेफ निकालना। उसको देखते हुए हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की सुरक्षित वापसी पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आभार जताया। गडकरी ने कहा कि भारत सरकार की सभी एजेंसियों, पीएमओ, उत्तराखंड सरकार और वहां की जनता के अथक प्रयासों के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया है। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि सिलक्यारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके ये भी कोशिश करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि देश के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे हमारे सभी 41 श्रमिक भाइयों को सुरक्षित और स्वस्थ बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि सुरंग में इतने लंबे समय तक ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए राष्ट्र श्रमिकों के साहस को सलाम करता है। उन सभी लोगों और एजेंसियों को मेरा हार्दिक आभार जिन्होंने हमारे साथी नागरिकों की जान बचाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग हादसे में फंसे सभी श्रमिक बंधुओं के सुरक्षित बाहर निकलने पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग हादसे में फंसे सभी श्रमिक बंधुओं के सुरक्षित बाहर निकल आने के समाचार से मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई है। इस अभियान पर पूरे देश की निगाह लगी हुई थी। इसकी सफलता से पूरे देश ने राहत की सांस ली है। ये घड़ी सभी श्रमिक बंधुओं के परिजनों के लिए आनंद की घड़ी है। मैं उनके परिजनों को बधाई देता हूं। बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में फंसे इन सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालने में सबसे बड़ा योगदान राहत और बचाव कार्य में लगी सभी एजेंसियों जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस तथा भारतीय सेना का है। मैं इन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस ऑपरेशन की नियमित जानकारी लेते रहे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर मौजूद रहकर इस बचाव कार्य की प्रगति पर निगाह बनाए रखी। मैं प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री धामी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जनरल वीके सिंह की भूमिका और उनकी संवेदनशीलता की भी भरपूर सराहना करता हूं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में कई दिनों से सुरंग में फंसे मजदूरों को दिन रात के संघर्ष के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निरंतर निगरानी के चलते ये कार्य अनवरत चला। उन्होंने कहा कि इस कार्य में जुटे सभी श्रमिकों, सुरक्षा बल के जवानों और विशेषज्ञों के सहयोग के लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उत्तरकाशी टनल से 41 श्रमवीरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमवीरों से बात की और उनका हालचाल जाना। वहीं बचाव अभियान के लिए श्रमवीरों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया।
पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा है कि इस जीत का श्रेय मैं पूरे भारत को देता हूं। प्रधानमंत्री का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहा। जब भी हमारा हौसला कमजोर हुआ, अंदर फंसे हुए 41 मजदूर हमारा हौसला बढ़ा देते थे। ये पूरे भारत की जीत है और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इस जीत का श्रेय मैं पूरे भारत को देता हूं, क्योंकि उनके संबल से, उनकी प्रार्थनाओं से, उनके सहयोग से ही हम यहां तक पहुंच पाए हैं। घोष तो जितना करें उतना कम है और प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा जो आशीर्वाद हमारे साथ रहा है उसका ही प्रतिफलन है कि हम आपके सामने उन 41 वर्कर्स को सुरक्षित ले आए। जब भी कभी हमारा हौसला कमजोर होता था, उस तरफ जो 41 लोग फंसे हुए थे, जब उनसे रोज बात होती थी, वो हमारा हौसला वापस बढ़ा देते थे। हमें ये सोच आती थी कि उनका हौसला इतना अगर बुलंद है तो हम कैसे कमजोर पड़ सकते हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा कि भारत ने हमारे प्रधानमंत्री और विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में ये जबरदस्त उपलब्धि हासिल की है। The congratulations is not due to me or anyone else. The congratulations is due to the nation. I think India has achieved this tremendous achievement, and under the leadership of our Honorable Prime Minister and various organizations that he leads, the PMO itself, from where his principal secretary has been leading the efforts, who has been on the ground himself and spoken to the workers at some time, also gone to each and every site of the options which were being pursued by all the disaster management authorities at that particular time. So I think it's a tremendous achievement personally for the Prime Minister and for his PMO. Down below, ministries of concern, the Ministry of Road Transport and Highways, the Ministry of Home, which has done a tremendous job of managing this, the Disaster Management Division of the MHA, and the NDMA itself, the Health Ministry, so many others, the Indian Air Force, the NDRF, the Army's Corps of Engineers, and I mean, it would be, if one can take up the whole evening naming the agencies and the organizations which have been involved in this. The only message which needs to be realized and communicated is this has been a all of India, all of government and all of India operation. और उत्तरकाशी टनल से 41 श्रमवीरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। लखीमपुर खीरी के लोगों के बीच जश्न का माहौल है। लखीमपुर खीरी के श्रमवीर मंजीत के सुरक्षित बाहर आने पर परिजनों ने खुशी जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बचाव अभियान में लगे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हमको बहुत खुशी है, हमारा लड़का वहाँ से ने बाहर निकलेगा, सुरंग से ने बहुत अच्छी है। बोला हम ठीक है ना, देखो एम्बुलेंस में आन बैठे हैं, हम दवा जा रहे हैं, बताते हैं जाँच ऊँच कर रही हैं, फिर बात करें। आज हम मिठाई भी खिलाई, प्रसाद भी बांटा। उत्तरकाशी टनल से 41 श्रमवीरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। इस बीच हुगली में श्रमवीरों के परिजनों के बीच खुशी का माहौल है। परिजनों ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बचाव अभियान में लगे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बहुत खुशी का पल है। आज 41 बच्चे फंसे हुए थे, आज सुरक्षित निकले। वहाँ की सरकार को मैं बधाई देता हूँ, केंद्र सरकार की मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ कि आज खुशी का माहौल है और पटाखे से जश्न लोग मना रहे हैं। इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। अच्छा लगा, सुनने में बहुत मस्त लग रहा है। सब लोग यहाँ गांव में मुखिया जी सब बैठल है, हमारा कहना चाहते कि सबको बधाई हो कि हम लोग का जो मतलब इतना दिन से वहाँ सुरंग में फंसे हुए थे तो निकलने में आज हम लोग का मतलब 17 दिन हुआ या 17 दिन में निकल गए। हमें उन लोग को सबको बधाई देते हैं। ये तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि 41 परिवार, 41 लोग सुरंग में फंसे हुए थे। 41 परिवार के लोग रास्ता को निहार रहे थे कि कब हमारे लोग आएंगे। आज बहुत ही खुशी की दिन है और खास करके हमारे गांव के लिए, हमारे प्रखंड के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। और उत्तराखंड में 12 नवंबर से सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया है। इन श्रमवीरों को निकालने के लिए जहां विदेशों से भी सहायता ली गई, आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया गया। स्क्वाड्रन इंफ्रा एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के CEO सिरिएक जोसेफ ने बताया कि मिशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सही सूचना एकत्र की गई
जिससे सुरक्षित पूर्वक सभी श्रमिकों को निकालने में मदद मिली। इट वाज मुश्किल ही नहीं था, एक वॉर था एंड वॉर फॉर ह्यूमैनिटी। वो हम इतना 41 जनों को इनफैक्ट उसको बचाने का हमारा मेन मिशन था। वो ऐसा मिशन वी आर ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड उसमें हमारा जो क्या है, जब हमको मिला, सब लोग एक क्राइसिस है, सब लोग अपना अपना क्या टेक्नोलॉजी लेके आए, बट हम तो बहुत खुशी की बात है कि हम एकदम वैल्यू वी कुड ऐड लॉट ऑफ वैल्यू इस टू दिस रेस्क्यू मिशन। हम लोग एक्चुअली ड्रोन उड़ाते हैं या फिर स्कैनिंग करते हैं इन इनएक्सेसिबल एरियाज। एंड उसमें क्या है, हम मॉनिटरिंग करते हैं अगर वो इसका कन्वर्जेंस एंड उसका अभी इसका मेन थिंग अपना वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो अंदर चल रहा है और अंदर का 41 लोग हमको बाहर सेफली निकालना है, तो उनका सुरक्षित उनका भी कितना जल्द आई मीन सीमलेस बिना रुके हुए कंटिन्यूसली कैसे करना है, उसका हम डाटा कलेक्ट करके ऊपर में भी अपना वो वर्टिकल ड्रिल चल रहा था, तो उसके लिए जो भी है हम वो सब वी वर गिविंग ए सपोर्ट, पूरा सपोर्ट टू द एंटायर टीम। एंड देन दिस टाइम व्हाट हैपेंड इज टेक्नोलॉजी वाज वेरी पावरफुल, गेव देम बहुत पावरफुल डेटा दिया, तो उसकी वजह से एक डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इन्फॉर्म्ड रहता है। इट इज़ नॉट unlike earlier, but that's something which this entire mission that we were हम लोग उसमें भाग लेने में बहुत खुशी की बात था। AIML कैसे यूज़फुल होता है, जैसे कि मेरी पूरी टीम लगी हुई थी, ना कि जस्ट ऑन द फील्ड टीम, हमारे बैक एंड टीम जो कि बेंगलोर में सिटी है, बहुत सारे लोग 24 आवर्स इंटू 7 चल रहे थे। बहुत दिन हो गया हमें, बट जो हम लोग जो मेहनत आज देख सकते हैं कि जैसे रंग लाई, हमारे 41 पीपल जो भाई लोग हैं वो सेफली बाहर आ चुके हैं। जैसे कि आपने पूछा AI इंटेलिजेंस कैसे मदद हो सकता है, विजुअलाइजेशन के लिए जो मदद की जा सकती है कि कैसे देख सकते हैं, जो कि हमारे जो ओल्ड जो सर्वे मेथड से वो नहीं देख सकते। जैसे कि हमारी कंपनी ऑल ओवर इंडिया में पहली कंपनी है जिसने ये तकनीक इंडिया में लाई थी और आज वो बहुत लोगों के काम आई है। बाकी का तो आपको पता है, वी आर सो हैप्पी दैट हमारे फाइनली हम लोग आ चुके हैं। थैंक यू। और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम गया। अब सभी पार्टियों के उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी सभी पार्टियों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। महीने भर चले प्रचार अभियान के दौरान राज्य में सत्तारूढ़ KCR सरकार के भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मुद्दे छाए रहे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर मंगलवार शाम थम गया। करीब महीने भर चले प्रचार के दौरान भाजपा, कांग्रेस और प्रदेश में सत्तारूढ़ BRS ने पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष G किशन रेड्डी ने धुआंधार प्रचार किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने जनसभाएं और रोड शो किए। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, BRS नेता KT रामाराव और के कविता ने BRS के प्रचार की कमान संभाली, तो AIMIM उम्मीदवारों के लिए पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने राज्य में सत्तारूढ़ KCR सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी ने जहां कालेश्वरम प्रोजेक्ट, धारिणी पोर्टल, पेपर लीक समेत विभिन्न मामलों में हुए भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और KCR को फार्म हाउस CM बताते हुए घेरा। वहीं भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था के मुद्दों पर कांग्रेस पर भी लगातार प्रहार किए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के अधिकतर लोग भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में बेल पर घूम रहे हैं और KCR के परिवार के लोगों पर भी भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में जांच चल रही है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं और विकास के मुद्दों को भी बीजेपी ने तेलंगाना की जनता के सामने रखा। प्रचार के दौरान बीजेपी ने लगातार सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया और मादिगा समुदाय को न्याय दिलाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। साथ ही तेलंगाना की जनता से राज्य को पहला BC मुख्यमंत्री देने के वादे को प्रमुखता से सामने रखा। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया और कहा कि राज्य में सरकार बनने पर बीजेपी धर्म आधारित आरक्षण
खत्म कर देगी। कांग्रेस दिग्गजों ने भी महीने भर चले प्रचार के दौरान बीआरएस सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। कांग्रेस ने ये सवाल बार बार उठाया कि भूमि, बालू और शराब जैसे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाले मंत्रालय केसीआर परिवार के हाथ में क्यों हैं और दलित बंधु स्कीम में बीआरएस विधायक 3 लाख रुपए का कट क्यों लेते हैं। हालांकि कांग्रेस तेलंगाना में भी अल्पसंख्यकों के लिए अलग घोषणा पत्र जारी कर तुष्टीकरण की राजनीति को ही आगे बढ़ाती नजर आई। चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेताओं ने 6 गारंटियों समेत लोक लुभावन वादे ही जनता के सामने रखे, जिनका हश्र जनता हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में पहले ही देख चुकी है। राज्य में प्रचार के दौरान ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा में कार्यकर्ताओं के शोर मचाने के बाद खड़गे के नाराज होने का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसने बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का एक और मौका दे दिया। एक तरफ जहां बीजेपी विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जनता के बीच गई, वहीं तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस भी कांग्रेस की राह पर न सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती नजर आई, बल्कि दोनों ही पार्टियों के बीच अल्पसंख्यक वोटरों को रिझाने को लेकर होड़ दिखाई दी। कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए अलग घोषणा पत्र लाई तो केसीआर ने मुस्लिम समुदाय के लिए अलग आईटी पार्क बनाने का वादा कर दिया। हालांकि बीआरएस के नेता अपनी 10 साल की उपलब्धियों को बताने के साथ ही भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते भी नजर आए। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का पुलिस से बदसलूकी करने वाले वीडियो पर भी वार पलटवार के दौर चले। इतना ही नहीं, राज्य की सत्तारूढ़ बीआरएस और विपक्षी कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में विज्ञापन और प्रचार का जो चोर दरवाजा खोजा, उस पर काफी हो हल्ला मचा। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को सख्त एक्शन लेना पड़ा। रायथू बंधु योजना का मामला हो या फिर कर्नाटक सरकार का तेलंगाना के न्यूज़पेपरों में विज्ञापन, मामले के तूल पकड़ने के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आया और कार्रवाई की। पर राजनीतिक दलों ने प्रचार के लिए जो दांव खेला वो बेहद चौंकाने वाला रहा। प्रचार थमने के बाद अब जनता की बारी है और 30 नवंबर को जनता इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर मतदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कानूनी सहायता तक पहुंच पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों तक कानूनी सहायता किसी भी देश की व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस क्षेत्र में ग्लोबल साउथ देशों की चुनौतियां काफी कुछ एक जैसी हैं और हम अपने अनुभवों को साझा करके व आपसी सहयोग से इनसे निपट सकते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इंटरनेशनल लीगल फाउंडेशन, यूएनडीपी और यूनिसेफ ने इस 2 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और जिसमें 18 देशों के 125 प्रतिनिधि शामिल हुए। The global south then faces challenges which are quite similar in nature, yet they are different from the rest of the world. We can respond to those challenges by joining hands and by sharing our best practices. Conferences like this one not only provide an ideal platform to do so, they also have the potential to deliver much more. और विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म उत्सवों में शुमार भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण का मंगलवार को समापन हो गया। गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में इफ्फी 2023 के 54वें सत्र का समापन यादगार रहा। इस मौके पर विश्व विख्यात अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वहीं अब्बास अमीनी की फारसी भाषा की फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण विविधता में एकता का उत्सव था, जो वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना का प्रतीक है। As we bring down the curtains on this 54th edition of International Film Festival of India, this IFFI edition was truly extraordinary, filled with notable firsts and groundbreaking achievements that showcase the best of filmmaking. We curated the screenings of about 250 films, that is close to 30,000 minutes of viewing across 68 international and 17 Indian languages from 78 countries worldwide. The diversity showcased at the festival
is the living embodiment of Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future, that brought together creative thinkers, filmmakers, cinema lovers, and cultural enthusiasts from all over the world under one roof. The clarion call given by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is being followed in IFFI also. This year's festival is where we celebrated inclusivity and accessibility. और इस मौके पर माइकल डगलस ने कहा कि सिनेमा में लोगों को एकजुट करने और बदलने की शक्ति है और भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भाषा और सीमाओं से परे उत्कृष्ट फिल्म निर्माण और सिनेमा के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। I'm humbled to join a precarious and prestigious group of past award recipients. Ray personified what it means to be a world-class filmmaker. His films represent not only the triumphs of the Indian film industry, but the boundless potential of cross-cultural artistic expression. And with everything going on in our world today, this festival is a reminder of the magic of movie making. और जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज क्षेत्र भारत आज़ादी के बाद पहली बार बिजली से रोशन हुआ है। क्षेत्र में अब 24 घंटे बिजली की बहाली को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एलजी मनोज सिन्हा और बिजली विभाग को धन्यवाद दिया है। उधर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार ग्रिड कनेक्टिविटी प्राचीन घाटी तक पहुंची। लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बिजली आने से बांदीपोरा के गुरेज के अलावा अन्य सीमावर्ती क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव आएंगे। गुरेज क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के लगभग 1500 उपभोक्ताओं को पहली बार बिजली की सौगात मिली है। गुरेज के लोगों में बिजली आने से खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि इससे गुरेज के भाग्य में निश्चित रूप से बदलाव आएगा और पर्यटन तथा लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 24 घंटे की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे चालू की गई, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और खासतौर पर एलजी मनोज सिन्हा और पीडीडी डिपार्टमेंट और डीसी बांडीपुरा के बहुत ही मशहूर है कि जिन्होंने कल यहाँ पे बिजली चालू की जो 24 घंटे चलेगी। इससे पहले हमें यहाँ पे केवल अपना 6 से 7 घंटे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, जिससे हमारी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। यहाँ गुरेज में जो पावर सप्लाई थी वो रिस्टोर किया कल से, जिसके लिए हम तहे दिल से हुकूमत वक्त और जो ऑफिसर हैं उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमें जो दरीड़ा मांग थी वो हमारी मांग पूरी की, जिसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की आज दिल्ली में शुरुआत हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज इस यात्रा का उद्घाटन किया। ये यात्रा दिल्ली के सभी 11 जिलों से होकर गुजरेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि देश के हर नागरिक को समर्थ और सशक्त बनाने की दिशा में ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से देश भर में अलग अलग जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की जा रही है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। इस मौके पर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश बिधूड़ी और परवेश साहिब सिंह भी मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा स्वच्छता, रोजगार सृजन, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस संकल्प यात्रा का मकसद इन योजनाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन योजनाओं से जोड़ना है, जिससे समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों को भी सशक्त किया जा सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा दिल्ली के सभी 11 जिलों से गुजरेगी और 600 से अधिक स्थानों को कवर करेगी। इस दौरान दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर पीएम स्वनिधि स्कीम कैंप, आधार अपडेशन, पीएम उज्ज्वला योजना और आयुष्मान कार्ड शिविर भी लगाए जाएंगे। अभी हमारा देश विकासशील देश है, हम विकसित देश नहीं बन पाए हैं, लेकिन हम विकसित देश बनने के लिए संकल्प ले चुके हैं और वो संकल्प तभी पूरा होगा जब प्रत्येक व्यक्ति के मन में आएगा कि हाँ, हमें अब विकसित भारत बनना है। भारत विकास संकल्प यात्रा, जिसको
मूल रूप से उद्देश्य रखा गया है जागरूकता पैदा करना। यात्रा के तहत सूचना और संचार वैन दिल्ली के जिलों में यात्रा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 15 तारीख को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा का मकसद केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का फायदा सभी नागरिकों तक पहुंचाना है, ताकि अंत्योदय के विकास का सपना साकार हो सके। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तरकाशी टनल से 41 श्रमवीरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमवीरों से बात की और उनका हालचाल जाना। वहीं बचाव अभियान के लिए श्रमवीरों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। तो उत्तरकाशी टनल से 41 श्रमवीरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमवीरों से बात की और उनका हालचाल जाना। वहीं बचाव अभियान के लिए श्रमवीरों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नज़र थी वो शुरुआत से रही है। उन्होंने पल पल की अपडेट वहां पर ली है कि वहां पर क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या स्थिति है और कैसे लोगों को वहां से निकाला जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सजग रहे हैं और ऐसे में जब प्रधानमंत्री तक इस बात को सूचित किया गया तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन श्रमवीरों से बातचीत की है। तो ऐसे में उनका हाल भी जाना है। उनकी स्वास्थ्य देखभाल को लेकर वो पहले से ही इस बात को लेकर चिंतित थे और इसीलिए फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही श्रमवीरों के निकलने का सिलसिला जारी हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फ़ोन पर बात भी की और उनका हालचाल जाना। तो ऐसे में सभी जो श्रमिक हैं वो सकुशल हैं और वहाँ से स्वस्थ निकले हैं, लेकिन मेडिकल की सुविधाएं जो हैं वो उनको अभी दी जा रही हैं और इसके बाद अगर उनकी हालत किसी की ख़राब होती है तो उनको एम्स भी वहाँ से रेफ़र किया जा सकता है। लेकिन जो श्रमिक हैं, जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यही बताया गया है कि जो श्रमिक हैं वो सकुशल हैं। आगे बढ़ते हैं। देश की जनता को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सूचना और लोगों तक उसके लाभ को पहुंचाने के मकसद से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज दक्षिण भारत के राज्यों में भी जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के दूर दराज के गांव और ग्रामीण आदिवासी इलाकों के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यात्रा के तहत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के फायदे को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए देखते हैं कर्नाटक में विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति में विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड से किया था। इस संकल्प यात्रा को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिल रही है। मैसूर में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 15 तारीख को इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा कई जिलों में सफल हो रही है। चिकमगलूर, बेलगांव, रायचूर, कोलार, मैसूर, कोप्पल, हावेरी और कई अलग अलग जिलों में लोग जमकर विकसित भारत के लिए संकल्प ले रहे हैं और केंद्र की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर से लेकर हाईटेक ड्रोन इस यात्रा का एक अहम हिस्सा है। यात्रा का मकसद है उन लोगों तक पहुंचना जो अब तक केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहे। मेरी बेटियों का इलाज चल रहा था। हमें बहुत पैसा खर्च किया। बाद में केंद्र सरकार की इंश्योरेंस योजना का पता चला और अकाउंट में 2 लाख रुपया जमा हुआ। यह है चिकमगलूर जिले के रहने वाले असगर अली, जो एक छोटे व्यापारी हैं और चूड़ियां बेचने वाली एक फैंसी स्टोर चलाते थे। लेकिन असगर को जब पता चला कि केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के तहत उन्हें लोन मिल सकता है तो उन्होंने 1,90,000 का लोन लिया। बिना किसी झंझट के उन्हें स्थानीय बैंक शाखा में लोन मिला और वे अब अपनी फैंसी स्टोर का विस्तार कर सके। मुझे मुद्रा लोन से बहुत फायदा मिला। अब मेरी 4 स्टोर्स है। ये लोन से अब मेरी दुकान में ज्यादा माल रखता हूँ। इस यात्रा में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ग्राम पंचायतों के मुखिया, सरकारी अधिकारी और कई लोग गांव के लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रहे हैं। पिछले 9 साल से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें हम लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत के तमाम अधिकारी भी ये काम कर रहे हैं। धारवाड़ और मैसूर में विकसित भारत यात्रा में एक तरफ महिलाएं रसोई गैस सिलेंडर की रजिस्ट्रेशन करा रही हैं, तो दूसरी तरफ
गैस एजेंसी की महिला डिस्ट्रीब्यूटर भी दूसरी महिलाओं की मदद कर रही हैं। पहले हम लकड़ी पर खाना बनाते थे और धुएं के चलते हमारी सेहत पर असर पड़ता था, लेकिन अब गैस कनेक्शन मिलने से जिंदगी बेहतर हो गई है। कई दूर दराज के गाँव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का केंद्र बिंदु ये हाईटेक ड्रोन है, जिसके जरिए किसानों को अपने खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराने का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। ड्रोन से कीटनाशक दवाई स्प्रे कर हम समय और मजदूरी बचा सकता है। ये बहुत फायदेमंद है। संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम्स और एकलव्य मॉडल पर भी रोशनी डाली गई। कर्नाटक में 12 EMRS हैं जो छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। छात्र यहां से पास होने के बाद IIT जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश कर रहे हैं। कई अभिभावक इस विकसित यात्रा के दौरान ये संकल्प लिया कि वे अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाएंगे। हमारे गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ये वैन यहां आई तो हमें एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में पता चला। यह भी पता चला कि चिकमंगलुरु में भी एक ऐसा स्कूल है। अब मैं चाहती हूं अगले साल मेरे बच्चे इस स्कूल में दाखिला लें। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ड्रोन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के साथ लगातार संवाद भी किया जा रहा है। इसी क्रम में त्रिपुरा के धलाई जिले के चेलंगंथा के मैनामा में खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन BVFCL की तरफ से किया गया। कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चुनौती का सामना करने के लिए गत 30 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र दुनिया के विभिन्न देशों को एक मंच पर ला रहा है। इस साल का वार्षिक जलवायु सम्मेलन दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य देशों के नेता भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह 28वां सम्मेलन है, इसलिए इसे COP28 कहा जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य पिछली COP की उपलब्धियों को आगे ले जाना और पर्यावरण संरक्षण हेतु भविष्य के महत्वाकांक्षी प्रयासों के लिए जमीन तैयार करना है। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लगभग 30 वर्षों से वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन के माध्यम से दुनिया के देशों को एक मंच पर ला रहा है। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP कहा जाता है। इस साल का वार्षिक जलवायु सम्मेलन दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हो रहा है। यह 28वां सम्मेलन है, इसलिए इसे COP28 कहा जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य पिछली COP बैठकों की उपलब्धियों को आगे ले जाना और पर्यावरण संरक्षण हेतु भविष्य के महत्वाकांक्षी प्रयासों के लिए जमीन तैयार करना है। इसके अलावा इसमें प्रथम ग्लोबल स्टॉकटेक यानी पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने में देशों की प्रगति की वैश्विक समीक्षा के परिणाम भी सामने रखे जाएंगे। इस वर्ष सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में UAE महत्वपूर्ण समझौतों की दिशा में चर्चाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाता हुआ दिखाई देगा। इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में हानि व क्षति कोष का संचालन, प्रथम ग्लोबल स्टॉकटेक को पूरा करना, जलवायु जवाबदेही को मजबूत बनाना, सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से घटाने पर चर्चा, एक न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम बनाना, लचीली खाद्य प्रणालियों को विकसित करना, जलवायु वित्त और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को विस्तार देना शामिल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य के उपायों पर निर्भर करने के बजाय इस महत्वपूर्ण दशक में विकसित देशों की ओर से अपने उत्सर्जन में भारी कटौती करने की जरूरत है। इसके लिए विकसित देशों को अपने नेट जीरो लक्ष्यों के लिए प्रतिवर्ष उत्सर्जन कटौती का खाका तैयार करने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए महत्वाकांक्षी कार्बन बजट बनाने की आवश्यकता है। India is committed to be carbon neutral. China is committed to be carbon neutral. We need the other big Western powers to be carbon neutral, primarily because the United States, with 5% of the world's population, consumes 17% of energy. And Europe too consumes a disproportionate part of global energy. There has to be a large-scale investment in the next 5 years before it reaches the point where everybody gets hurt. मौजूदा स्थिति चुनौतीपूर्ण है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए 2030 तक सालाना अनुमानित $4 ट्रिलियन जुटाने की मांग की जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करेगी इसके पीछे, टू ब्रिंग ऑल द प्लेयर्स टुगेदर। इंडिया जहाँ से भी जैसे भी पॉसिबल है वो फंडिंग इसके लिए अरेंज करेगा।
to make sure that the funding is not going to hold back on us achieving the climate agenda. सदी के मध्य तक नेट शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिए और भी बड़े पैमाने पर सहयोग की आवश्यकता है। इस मंच से अगर देखा जाए तो परिवहनकारी नीतियों के साथ साथ जो इनोवेशंस है इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। ऐसे में अगर देखा जाए दुबई जो कि मेजबान शहर है, इस सम्मेलन से उम्मीद है कि उन सभी विषयों पर जो है चर्चा होगी और आने वाले समय के लिए वैश्विक प्रयासों के लिए ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होगी। शीर्षिलार, डीडी न्यूज़, दुबई। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 50वां दिन है। अब तक इस जंग में गाजा में कम से कम 14,800 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमास के सदस्यों ने कम से कम 28 बच्चों सहित लगभग 1200 लोगों की हत्या की है। अस्थायी युद्ध विराम के चौथे दिन हमास द्वारा 11 अतिरिक्त बंधकों को मुक्त करने के बाद इजरायली जेल सेवा ने मंगलवार को 33 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की पुष्टि की। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को 50 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब भी ये संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच दोनों पक्षों ने अस्थायी संघर्ष विराम और 2 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति जता दी है। कतर सरकार की मध्यस्थता से इस बढ़े हुए समझौते के तहत हमास 20 और इजरायली बंधकों को छोड़ेगा। इसके अलावा बढ़ी हुई डील में इजराइल 50 अतिरिक्त फिलिस्तीनी कैदियों को अपनी जेल से रिहा करेगा। वहीं कतर सरकार ने बताया है कि इजराइल हर 10 अतिरिक्त बंधकों की रिहाई के लिए संघर्ष विराम को 1 दिन बढ़ा देगा। आपको बता दें कि कतर अमेरिका और मिस्र के साथ इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में प्रमुख मध्यस्थ रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले 48 घंटों में हम बाकी बंधकों के बारे में हमास से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हमें आशा है कि यह एक स्थायी संघर्ष विराम तक पहुंचेगा, जिससे आगे की बातचीत होगी और संघर्ष खत्म होगा। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए हमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है। समझौते का एक प्रावधान है जो हमें तब तक दिनों का विस्तार करने की अनुमति देता है जब तक हमास अपनी ओर से कम 10 बंधकों की रिहाई की गारंटी देने में सक्षम है। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास ने उत्तरी गाजा में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। सेना ने बताया कि उत्तरी गाजा में अलग अलग स्थानों पर 3 विस्फोटक उपकरण बरामद किए हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका और इजरायली खुफिया सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी संघर्ष विराम के संभावित अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए कतर में हैं। उधर व्हाइट हाउस ने गाजा में युद्ध विराम के विस्तार का स्वागत किया और कहा कि उसे उम्मीद है कि अगले रिहा होने वाले 20 बंधकों में अमेरिकी भी शामिल होंगे, क्योंकि माना जाता है कि 8 में से 9 अमेरिकी नागरिक अब भी बंधक हैं। हम कतर द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करते हैं। संघर्ष विराम को जारी रखने के लिए हमास ने अगले 2 दिनों में 20 अन्य महिलाओं और बच्चों को रिहा करने की प्रतिबद्धता जताई है। हम निश्चित रूप से आशा करते हैं विराम को और आगे बढ़ाया जाएगा और यह हमास द्वारा बंधकों को रिहा करना जारी रखने पर निर्भर करेगा। इस बीच दोनों पक्षों के बीच इजरायली बंधकों और हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनियों की रिहाई जारी है। सोमवार को हमास ने इजराइल के 11 बंधकों को छोड़ा तो इजराइल ने 33 फिलिस्तीनियों को रिहा किया। वहीं संघर्ष विराम के 2 दिन और बढ़ने के कारण दोनों पक्ष के लोगों ने इसका स्वागत किया है। हम बहुत आशावादी हैं कि संघर्ष विराम स्थायी रूप से जारी रहेगा। संघर्ष विराम का विस्तार दोनों पक्षों के लोगों की मांग है। संघर्ष से हम लोग थक गए हैं। मुझे लगता है कि संघर्ष विराम का विस्तार करना और बंधकों को रिहा करना जारी रखना सही निर्णय है, क्योंकि मेरा दिल उन अन्य परिवारों के साथ है जिनके परिवारजन गाजा में बंधक हैं और मेरा मानना है कि हमें उन्हें बाहर निकालने के लिए कुछ भी करना चाहिए। उधर संघर्ष विराम बढ़ने के कारण गाजा में मानवीय सहायता का पहुंचना जारी है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि संघर्ष विराम की शुरुआत के बाद से गाजा में 1,20,000 से अधिक लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाई गई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष विराम पर कहा है कि भले ही यह 2 दिन और बढ़ा दिया गया है, लेकिन गाजा की सहायता जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। यह संघर्ष के अंधेरे के बीच आशा और मानवता की एक झलक है और मुझे उम्मीद है कि यह हमें गाजा में लोगों के लिए मानवीय सहायता को और भी अधिक बढ़ाने में सक्षम करेगा। संघर्ष विराम के विस्तार के समय में गाजा की आबादी की सभी जरूरतों को पूरा करना असंभव होगा।
गौरतलब है कि दोनों पक्षों के बीच 7 अक्टूबर से संघर्ष जारी है, लेकिन बीते शुक्रवार से हमास और इजरायल के बीच समझौते के तहत अस्थायी संघर्ष विराम लागू है, जो बुधवार तक जारी रहेगा। और ब्रसेल्स में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक जारी है। बैठक में सदस्य देशों के अलावा स्वीडन को भी आमंत्रित किया गया है। इस बीच बैठक में रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष पर प्रमुखता से चर्चा हो रही है। इसके अलावा स्वीडन और नाटो सदस्यता को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इस बीच नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने गठबंधन के सदस्यों से रूस के खिलाफ संघर्ष में यूक्रेन का समर्थन जारी रखने का आग्रह किया और ज्यादा से ज्यादा मदद देने पर जोर दिया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस की आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ हम यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नाटो की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अगले साल वॉशिंगटन में शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें गठबंधन को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। रूस की आक्रामक कार्रवाई का सामना करने के लिए हम यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन की पुष्टि करते हैं। हम नाटो की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अगले साल वॉशिंगटन में शिखर सम्मेलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें हम वर्षगांठ का जश्न मनाएंगे, बल्कि गठबंधन को आगे बढ़ाना भी जारी रखेंगे। सदस्य देशों की रक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। और ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे T20 में भारत को 5 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 222 रन बनाए थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 गेंद में 123 रनों की पारी खेली थी। जवाब में आखिरी ओवर में भारतीय टीम को 21 रन बचाने थे। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन टीम इंडिया ये रन नहीं बना सकी और मैक्सवेल और वेड ने इतने रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। 5वीं गेंद पर चौका लगाकर मैक्सवेल ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में चौथा शतक पूरा किया। उन्होंने 47 गेंद में शतक लगाया। आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को 2 रन की दरकार थी और मैक्सवेल ने चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। मैक्सवेल 48 गेंद पर 104 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं मैथ्यू वेड 16 गेंद पर 28 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज में वापसी की है। भारत अब भी सीरीज में 2-1 से आगे है। सीरीज का चौथा मैच 1 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।